दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी समस्या का समाधान दूसरों से चाहते हैं। हम अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को दूसरों के सामने रख देते हैं और उम्मीद करते हैं सामने वाला कोई न कोई समाधान अवश्य देगा। प्रायः ऐसा होता नहीं। बहुत सारी सलाहें आपको दी भी जाती हैं तत्कालिक रूप से, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिससे आप अपनी पीड़ा कहते हैं उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि जब आप उसके सामने से हट जाएं तो वो आपके बारे में विचार करे। ये जीवन आपका है, ये पीड़ा आपकी है, आपको ही झेलना है और मुक्ति का मार्ग भी आपको ही खोजना है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी कोई बड़ा लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, हम दूसरों से अप्रूवल चाहते हैं कि इस परीक्षा को, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और सामने वाला आपको बिल्कुल हतोत्साहित कर देता है। बड़ी धांधली है, बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है, सीटें बड़ी कम है, कैसे कर पाओगे, नहीं हो पाएगा, ये कर लो। लेकिन अगर आप 10 दिन तक लगातार अपने टारगेट की ओर बढ़ते रहें, मतलब ये कि अपना जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर बिल्कुल टू दी पॉइंट आप स्टडी करते रहें, 10 दिन तक समर्पित रहें, आपको लगने लगेगा कि कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं। और वहीं पर इसका अपोजिट भी बिल्कुल सत्य है। आप सर्वे करते रहिए, 10 दिन तक बिल्कुल अपना काम धाम बंद कर दीजिए और आपका जो आत्मविश्वास है वो इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि आपको लगेगा कि एक छोटी सी परीक्षा भी आपसे क्रैक नहीं होने वाली है। तो सब कुछ इस बात पर है कि आप इस ओर बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा सोचने से बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। दूसरों से राय लेने से बेहतर है कि अपने ऊपर विश्वास करें और उन चीज़ों पर रिसर्च करें, उन चीज़ों पर फोकस करें जो चीज़ें आपको आगे ले जाएंगी। दोस्तों, ये दर्द आपका है, इसे बर्दाश्त भी आपको करना है और बाहर निकलने का रास्ता भी आपको ही खोजना है। दुनिया तो बस आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों, यहाँ पर पेट परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया है। पेट परीक्षा केंद्र कितनी दूरी पर बनाए गए हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। और ख़ास तौर से चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए ही एक बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र हैं वो 100 किलोमीटर तक तो ठीक था, लेकिन 500, 600, 700 किलोमीटर दूरी तक बनाए गए हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या है। लगभग कुल मिला के देखा जाए तो 37 लाख के आसपास लोगों ने अपना आवेदन किया हुआ है। और 37 लाख लोग जब परीक्षा देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करेंगे तो जो मुश्किलें सामने आने वाली हैं वो सभी को पता है। और यहाँ पर पेट परीक्षा को लेकर एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी काफ़ी हतोत्साहित हो रहे हैं। तो इसी बीच मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है और ये मांग की गई है कि पेट के लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो फिर से जारी किए जाएं और एडमिट कार्ड इस बार होम डिस्ट्रिक्ट को परीक्षा केंद्र बनाते हुए जारी किए जाएं। तो यहाँ पर खबर देखिए, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा में केंद्र निर्धारण में लापरवाही का आरोप लगाते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया है। प्रदेश सचिव विवेक विक्रम सिंह का कहना है कि 15 जून से शुरू होने जा रही पीटी के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जारी होने के बाद यह पता चला कि अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, 15 जून लिखा गया है, 15 अक्टूबर है। तो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तो उसमें ये मांग की जा रही है कि परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों के गृह जनपद में ही बनाए जाएं। ये मांग मुख्यमंत्री से की गई है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर बहुत कम उम्मीद है कि फिर से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर परीक्षा केंद्र का निर्धारण पुनः किया जाए तो ये जितने भी एस्पिरेंट हैं उन पर सिस्टम की एक महान कृपा होगी और इस पर सिस्टम को ध्यान केंद्रित करना भी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर ऑनलाइन आवेदन के एक माह बाद भी परीक्षा तिथि घोषित न होने पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग पर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पता ही है कि 981 पदों पर ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। और इसके बाद अभ्यर्थियों का कहना है कि अध्यक्ष ईश्वर शरण विश्वकर्मा के अलावा आयोग के 2 सदस्यों का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो रहा है। यदि जल्द परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई तो ये जो चयन प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी खिंच जाएगी। 3 सितंबर को प्रतियोगियों ने परीक्षा तिथि और साक्षात्कार घोषित करने को ज्ञापन सौंपा था, तो आयोग ने 1 सप्ताह में तिथि घोषित करने का भरोसा दिलाया था, लेकिन 1 महीना बीत गया और अभी तक एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कनिष्ठ सहायक भर्ती में 1381 पाए गए पात्र। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सोमवार को कनिष्ठ सहायक भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जो था उसको जारी कर दिया है। और देखो, इसकी जो कट ऑफ है वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। तो कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना की ओर से
जारी परीक्षा परिणाम के मुताबिक 27 विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल 1403 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें से एक पद परिवहन आयुक्त ने मृत आश्रित कोटे के लिए वापस ले लिया था। इसके बाद कुल 1402 पद बचे थे। इसमें 1381 पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी जो हैं चयनित किए गए हैं। आपको जो है अंतिम परिणाम UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके लिए वो जारी किया गया, क्या कट ऑफ वो कितनी गई है। देखो फ्रेंड्स, जो कट ऑफ गई है उसके बारे में आपको बता दें तो जो लंबवत आरक्षण है, लंबवत आरक्षण जो डायरेक्ट आरक्षण मिलता है, तो अनारक्षित का कितना गया है, अंतिम चयनित अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक कितने रहे थे 75.8923 और अंतिम चयनित अभ्यर्थी के लिखित परीक्षा के प्राप्तांक रहे 47.8923। तो मतलब 7/12/1995। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ EWS के लिए कुल प्राप्तांक रहे 72 और अंक जो प्राप्त किया था लिखित परीक्षा में वो 47 था और डेट ऑफ बर्थ थी 1993। तो इसी प्रकार से जो पूरी की पूरी कट ऑफ की लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, और साथ ही साथ स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको जानकारी दे दी गई है। और मुहर्रिर के 92 पदों पर UPSSC 29 अक्टूबर से जो है आवेदन लेगा। आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर और संशोधन की अंतिम तिथि 25 नवंबर होगी। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने सोमवार को भर्ती के लिए आवेदन लेने संबंधी कार्यक्रम को जारी करते हुए कहा है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन तरीके से लिए जाएंगे। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में CUET परीक्षा के बाद अभी तक स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश शुरू नहीं हो सके हैं। एक्चुअली में अभी तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो सकी है और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कार्यक्रम को आगे भी बढ़ा चुके हैं। BHU में तो लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। BHU में लास्ट डेट 9 तारीख कर दी गई है। जो प्रेफरेंस फिलिंग है 8 तारीख तक अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिल्ली में भी ये प्रक्रिया 10 तक चलेगी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी तक जो सर्वर है वो बैंक का जो सर्वर है वो वेबसाइट से ऐड ना होने की वजह से अभी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकी है। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि अब 2 दिनों तक दशहरा की छुट्टियाँ हैं, तो दशहरा की छुट्टी के बाद ही इलाहाबाद में मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करेगा। तो काफ़ी देरी हो रही है और इसकी देरी की एक मुख्य वजह यहाँ पर यह भी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन चल रहा है और इसकी वजह से बहुत सारे जो क्रियाकलाप हैं वो अभी तक ठप हैं। अनुकंपा पर नौकरी रियायत नहीं मान सकते अधिकार, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और यही भी कहा कि प्रभावित परिवार को सक्षम बनाना उद्देश्य है। हाई कोर्ट के फैसले को पलटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा है कि अनुकंपा पर मिली नौकरी सिर्फ रियायत है, इसे अधिकार नहीं मान सकते। इसका उद्देश्य प्रभावित परिवार को एकदम से आए किसी संकट से निपटने में सक्षम बनाना है। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले को दरकिनार कर दिया। हाईकोर्ट ने फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड व अन्य को एक महिला को अनुकंपा नौकरी देने का आदेश दिया था। जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने आदेश में लिखा कि महिला के पिता कंपनी में नौकरी करते थे। अप्रैल 1995 में ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो गई। उस वक्त उनकी पत्नी केरल के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थी, लिहाजा पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिली। लेकिन आज 24 वर्ष के बाद बेटी ने अनुकंपा नौकरी की मांग की, तो पीठ ने आदेश में कहा कि कर्मचारी की मौत के 24 साल बाद प्रतिवादी अनुकंपा नौकरी के लिए पात्र नहीं होगा। तो मतलब ये कि यहाँ पर कहना ये है कि प्रभावित परिवार को अगर तात्कालिक रूप से कोई मतलब उनको रियायत मिल रही है तो अच्छी बात है, ये किसी का अधिकार नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे कई मामले जो है खारिज कर चुका है। तो ये एक बहुत ही अहम फैसला है और ये निश्चित रूप से आगे कई सारे जब ऐसे केसेस जाएंगे तो उसमें एक नज़ीर का काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखो एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि किसी भी विश्वविद्यालय से एक साथ 2 डिग्री कोर्स किए जा सकते हैं, बशर्ते ये कि दोनों की जो टाइमिंग हो वो अलग अलग होनी चाहिए, या फिर आप एक फिजिकल मोड में दूसरा ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब अभी हाल ही में UGC की ओर से एक साथ 2 डिग्री कोर्स की योजना पर तेज़ी से आगे बढ़ने का सुझाव दिया गया है। साथ ही इसे लेकर जो विस्तृत गाइडलाइन है वो भी जारी की गई है। खास बात यह है कि इस पहल के तहत छात्र फिजिकल मोड में एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकेंगे, बशर्ते दोनों ही कोर्सों की कक्षाओं का समय अलग अलग होना चाहिए।
यूजीसी का मानना है कि विश्वविद्यालय जितनी तेजी से एक साथ 2 डिग्री की व्यवस्था को अपनाएंगे, छात्रों को इसका उतनी जल्दी लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। छात्रों को लंबे समय से इस व्यवस्था के लागू होने का इंतजार था। इसी बीच यूजीसी ने गाइडलाइन में साफ किया है कि पीएचडी को छोड़कर किसी भी कोर्स को इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही छात्रों को एक साथ ऐसे 2 अलग अलग कोर्स को भी करने की अनुमति मिलेगी, जिसमें एक फिजिकल मोड और एक ऑनलाइन मोड में हो। मतलब ये कि अगर दोनों फिजिकल मोड में हैं तो दोनों कोर्स की जो टाइमिंग है वो अलग अलग होनी चाहिए, और अगर आप एक फिजिकल मोड और एक ऑनलाइन मोड में करना चाहते हैं तब भी आप इसे करेंगे और ये मान्य होगा। तो देखो ये बात जो है बिल्कुल अब किसी भी विश्वविद्यालय से एक साथ कर सकेंगे 2 डिग्री, तो यूजीसी ने इसको मान्यता प्रदान कर दी है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।